हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी उदय चैनल में। मैं रोशन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारत के इतिहास किन ग्रंथों से पता चलता था? सबसे पहले आता है बौद्धिक साहित्य, जिससे हमें आर्यों के जीवन, समाज और धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश और समाज सुधार की बातें मिलती हैं। तीसरा जैन ग्रंथ, जो महावीर स्वामी के सिद्धांत, अहिंसा और सत्य का संदेश देते हैं। इन्हीं तीनों ग्रंथों के बिना प्राचीन भारत का इतिहास अधूरा है। ऐसे ही आसान हिस्ट्री नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला हर नई वीडियो का अपडेट जो है सबसे पहले मिले। चलिए आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब हम समझेंगे प्राचीन भारत के गौरव, मौर्य से गुप्त काल तक। प्राचीन भारत के इतिहास राजनीतिक एकीकरण, संस्कृति समृद्धि और वैज्ञानिक प्रगति की एक महान गाथा है, जिसे युग में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान सम्राटों के एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। विश्व के शांति संदेश के लिए मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक इस यात्रा में भारतीय ज्ञान और व्यापक वैश्विक के केंद्र बना दिया। प्राचीन भारत के प्रमुख युग है, जिसमें मौर्य काल है, गुप्त काल है। मगध एक छोटे राज्य के पूरे महाद्वीप के सत्ता केंद्र था, जिसे उभरना की एक सबसे बड़ी उदाहरण है। ऐसे मत है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। बुद्ध का बचपन राजसी सुख सुविधाओं में बीता, लेकिन संसार के दुखों को देखकर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे महाविष्कर्मण कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। मात्र 29 वर्ष की आयु में जो है भगवान बुद्ध जो है अपने घर को त्याग दिए, जिसे कि क्या कहता है, महाविष्कर्मण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपदेश समझिए। बुद्ध के उपदेश सरल, व्यवहारिक और जन सामान्य के लिए दुख। उन्होंने 4 आर्य सत्य, दुख सुख और सामान्य कारण निरोध का मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि और संकल्प वाणी की आजीवक प्रयास और समृद्धि का प्रतिपादन किया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और मध्यम वर्ग, न जाति भोग न अति तप पर बल दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था और कर्म कांडों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की महानता उसके कर्म और चरित्र से होती है, जन्म से नहीं। उन्होंने महिलाओं के संग में प्रवेश की अनुमति दी। उन्होंने उपदेश पाली भाषा में थे, जिसे वो आम जनता तक आसानी से पहुंच पाए। अब बुद्ध की मृत्यु जो है, जिसे क्या कहता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व के कुशीनगर में हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। आगे बढ़ी। अब जो है जन्म और जीवन। महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर कठोर तपस्या और ध्यान का मार्ग को जो है अपनाया था। मात्र 30 वर्ष की जो है तपस्या को, ध्यान और मार्ग को अपनाया था। ठीक। अब महावीर समझिए। उपदेश जो है, महावीर के उपदेश अत्यंत कठोर और अनुशासन अहिंसा पर आधारित है। उन्होंने अहिंसा का सर्वोच्च धर्म बताया, छोटे छोटे जीव की भी हत्या की, कर्म और पुण्यजनों के सिद्धांत का स्वीकार किया, मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर ताप त्याग पर बल दिया। उन्होंने 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य उपदेश दिया। उन्होंने समाज के 4 वर्णों में विभाजित किया, भिक्षु, सर्वन, सर्विका। मृत्यु का निर्वाण। महावीर की मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व के पावापुरी, जिसे निर्वाण कहा गया है। ठीक है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही प्राचीन भारतीय समाज की व्याप्त अंधविश्वास, कर्मकांड और जाति भेद का विरोध किया। जहाँ बुद्ध मध्यम वर्ग, करुणा संदेश दिया, वही महावीर ने कठोर अहिंसा और आत्मसंयम पर बल दिया था। इन दोनों ने महान व्यक्तियों के विचार ने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। आगे समझिए। अब प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य। 321 पूरा बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराकर इस विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। विवरण। अपने गुरु के रणनीतिकार चाणक्य कौटिल्य के मार्ग में चंद्रगुप्त मौर्य ने अभूतपूर्व केंद्रीकृत प्रशासन और एक विशाल
अयोध्य सैन्य शक्ति का निर्माण किया। उदाहरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक प्राचीन मौर्य ग्रंथ है। राज्य व्यवस्था, कर प्रणाली और कूटनीतिक का सबसे बड़ा सटीक और प्रामाणिक उदाहरण है। अतः समझ 269 से 232 BC तक शासन। 261 में कलिंग युद्ध के विनाश के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का जो है अपना लिया। अशोक ने जो है 261 के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अब विवरण समझिए। अशोक ने सैन्य विजय, स्थान पर धन शासन, करुणा, सर्वधर्म स्वभाव और अहिंसा की नीति पर राज्य के अपनाए। उदाहरण जैसे कि 14 प्रमुख शिलालेख, 13वें शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध के पश्चाताप का वर्णन है, जो ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा के चट्टानों पर उकेरा गया था। ठीक है, जैसे ये चट्टान है उस पर उकेरा गया था 14 प्रमुख 13वें शिलालेख पे। ठीक है, एक सुगठित राज्य व्यवस्था, जैसे सम्राट हो गया, शीर्षक अधिकारी हो गया। अब वैश्विक व्यापार का स्वर्णिम समझिए। 185 BC से 300 BC शुभ सतवाहन का कुषाण काल के बीच वैश्विक जीडीपी के भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी। विवरण, रोम की भारतीय मसालों और मलमल की भारी मांग ने भारत की सोने बाढ़ ला दी थी। इस दौरान श्रेणी व्यापारी गिल्ड और बहुत शक्तिशाली हो गए थे और बैंकों की तरह काम करने लगे। उदाहरण, रोमन सिक्कों और कुषाण रेशम के मार्कनिक्स द्वारा रेशम मार्ग के नियंत्रण न केवल भारी मुनाफा दिया बल्कि मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। ठीक है, तो यहाँ जो है रोम, यहाँ रोम था, यहाँ अपना भारत है, यहाँ चीन है। ठीक है, यहाँ जो है ये रोम हो गया, ये भारत हो गया, भारत से ये चीन हो गया। ठीक है, अब मैं समझ सकते हैं इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुप्त साम्राज्य की सत्ता स्वरूप समझिए। 320 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम स्थापित समुद्रगुप्त 335 से 375 सी के नेतृत्व में इसका आधारभूत विस्तार हुआ। विवरण, गुप्त शासकों ने सीधे नियंत्रण के बजाय कूटनीतिक वैवाहिक संगठन जैसे राजाओं के माध्यम से सत्ता चलाई। उदाहरण, प्रयाग प्रस्ती इलाहाबाद केस में समुद्रगुप्त द्वारा 14 दक्षिणी रचनाओं के हटाने की कूटनीतिक उसका राज्य वापस लौटने की प्रमाणिक विवरण को दिया था। कला और विद्या का सर्वोच्च शिखर, चंद्रगुप्त मौर्य ने 375 से 415 सी के संघों के हराकर पश्चिमी तटों पर समुद्र बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। विवरण, यह अत्यधिक समृद्धि और धार्मिक संहिता और उदार समाज के युग था। राज्य के हस्तक्षेप न्यूनतम था, वास्तुकला के विज्ञान के चरम पर थे। चीनी यात्री फयान के शांतिपूर्ण समाज को उदाहरण देते हैं जहाँ कोई मृत्यु दंड नहीं था, जो लोग जो है सुख शांति से वहाँ जो है रहते थे। अब मौर्य काल समझिए। मौर्य काल जो है सत्ता की संरचना, अत्यधिक केंद्रीकृत सच्चा राजा का सीधा नियंत्रण जो है मौर्य काल में होता था। वही समझिए गुप्त काल में प्रशासन सामंतवादी व्यवस्था जो थी मौर्य काल में थी। अर्थव्यवस्था कैसी थी मौर्य काल का, कृषि और उद्योगों पर राज्य का जो है कड़ा नियंत्रण और भारी कराधान था। वही इकोनॉमी समझिए, गिल्ड श्रेणी आधारित शोध, निजी व्यापार माध्यम कराधान था। विचारधारा, धर्म और राज्य प्रयोजित नैतिक और मुख्य बौद्ध का प्रभाव था। विचारधारा क्या था, पूर्ण धार्मिक संहिता के साथ पौराणिक हिंदू धर्म की पुनः धर्म का विचारधारा था। ठीक है, चलिए आगे समझिए। विज्ञान और गणित में प्रगति विश्व के भारत की देन है। 499 सी के आसपास में भारतीय गणित, खगोल विज्ञान के धातु विज्ञान की क्रांति खोज हुई। भारतीय विद्वानों ने शून्य और दशमलव प्रणाली की संहिताबद्ध धातु विज्ञानियों की ऐसी तकनीक विकसित की जो उस समय दुनिया की कई और मौजूद नहीं थे। उदाहरण, आर्यभट्ट और लौह स्तंभ। आर्यभट्ट की ग्रह गति की सटीक गणना की। वही दिल्ली के 6 टन का लौह स्तंभ 1600 वर्षों के बाद जंग मुक्त राष्ट्र फ्री रहकर भी उत्कृष्ट धातु के विज्ञान का उदाहरण देता है। साहित्य और कला, इस काल में जैन आगमों संकल्प जैसे 454 BC में शास्त्रीय संस्कृत साहित्य की स्थापना हुई। यह बौद्धिक संहिताबद्ध का युग था। हिंदू, बौद्ध और जैन कला की परंपरा के साथ जो है फली फूली, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर संस्कृति पहचान का आकार बना दिया। ठीक है, चलिए आगे समझिए। मौर्य की प्रशासन शक्ति और गुप्त की सांस्कृतिक वैज्ञानिक उत्कृष्ट ने मिलाकर भारत को विश्व गुरु बनाया। यह प्राचीन
केवल इतिहास के पन्नों पे नहीं बल्कि ये आज भी सहीनता, ज्ञान और शांति के स्वरूप में हमारा मार्गदर्शन करता है। तो आज की क्लास कैसा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आप किस आगे कौन से चैप्टर की क्लास चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं ज़रूर बताएं। धन्यवाद।